हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता का। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। यह वीडियो लेक्चर हमारा पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट है इसका। और ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम या फिर सीजी सेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिसर्च एप्टीट्यूड चैप्टर से। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोध की विशेषता नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। तो रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक, अनुसंधान व्यवस्थित है, ये इसकी विशेषता है। अनुसंधान, रिसर्च इज ए नॉट अ प्रोसेस, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। रिसर्च इज ए प्रोसेस, ठीक। अनुसंधान समस्या उन्मुख है, रिसर्च इज ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सिंपल सी बात है, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं ना रिसर्च के माध्यम से। और अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। रिसर्च इज ए नॉट ए पेसिव। तो देखिए इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, अनुसंधान एक, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक, रिसर्च अनुसंधान समस्या के उन्मुख है, और साथ ही साथ अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, एक्टिव चीज़ें हैं, है ना, सक्रिय चीज़ें हैं अनुसंधान रिसर्च। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये ए सी और डी तो विशेषताएं हैं, बी जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। इसमें निगेटिव स्टेटमेंट को पूछे ना रिसर्च से संबंधित कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोध की विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन सा नहीं है, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। जबकि विशेषता क्या होगी इसकी, रिसर्च इज ए प्रोसेस, अनुसंधान एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। तो खोजें एक शोध है, डिस्कवरीज आर रिसर्च, रिसर्च है ना। दूसरा, रिसर्च लीड टू डिस्कवरी, शोध से खोज की जाती है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, खोज जो है, डिस्कवरी वही रिसर्च है बोला गया है, जबकि ऐसा नहीं है। रिसर्च से हमें नई चीज़ें मिलती है, तो रिसर्च से, शोध से नई चीज़ें खोजी जाती है। इन आविष्कार और अनुसंधान संबंधित है, हर इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड। तो देखिए थोड़ा डिफरेंट है, दोनों सेम चीज़ें नहीं है ना। और उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ देवो। तो सही स्टेटमेंट क्या है इसमें, सही स्टेटमेंट इज ए बी, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। शोध से ही खोज होती है, रिसर्च लीड टू डिस्कवरी। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना। इस टाइप से क्वेश्चन जब आता है तो हम कंफ्यूजन हो जाता है हमें, है ना। तो रिसर्च लीड टू डिस्कवरी, तो रिसर्च से खोजें होती है। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या हुआ, बी। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म, शोध में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में लिखा जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है। अगर हम उद्देश्य पे जो टाइटल होता है उसको हम प्रश्न के रूप में नहीं लिखा जाता है ना, शोध में उद्देश्यों को कथन के रूप में लिखा जाता है। इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, जो उद्देश्य है उसको हम कथन के रूप में भी नहीं लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी स्टेटेड इन ए चैप्टर फर्स्ट ऑफ द थीसिस, उद्देश्यों को थीसिस के अध्याय फर्स्ट में बताया जाना है। ये एक सही स्टेटमेंट है। अगर आप थीसिस लिखते हैं ना, तो जो चैप्टर फर्स्ट होता है थीसिस का, है ना, थीसिस राइटिंग का, उसके चैप्टर फर्स्ट में क्या बताया जाता है, उद्देश्य को बताया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को बताया जाता है। अब बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट सही। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक शोधकर्ता का गुण नहीं है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। देखिए जिसकी वह तलाश कर रहा है उसके अनुरूप, मतलब जो जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है उसके अनुरूप वो रिसर्च करेगा, है ना। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, शोधकर्ता के गुण है ये। वह सतर्क दिमाग का होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ही मस्ट बी अलर्ट माइंड, उसका दिमाग सतर्क होना चाहिए, हर चीज़ों को समझने वाला होना चाहिए। पूछताछ में उत्सुकता, किन्नेस टू इंक्वायरी, उसको पूछताछ में उत्सुकता भी होनी चाहिए, ये भी शोधकर्ता के गुण है। लास्ट देखिए, सबूतों से आगे निकलने का दावा करना, हीज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, तो सबूतों से भी आगे निकलने का दावा जो करता है ना, वो रिसर्चर का गुण नहीं है। सबूतों के अकॉर्डिंग ही उसको चलना पड़ेगा, जो भी आपके पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही रिसर्च करना पड़ेगा, उससे आगे आप नहीं जा सकते। तो बाकी जो तीन स्टेटमेंट है ये सब क्या है, रिसर्चर के गुण है,
है ना, करेक्टरिस्ट क्वालिटी है रिसर्चर्स के। लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है, सबूतों से आगे निकलने का दावा करना, ये इसका क्या है, गुण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में एक शोधकर्ता की महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकताएं हैं। तो अगर आपको रिसर्च करना है साइंस में, सोशल साइंस में या फिर ह्यूमैनिटीज में, तो क्या क्या एक पूर्व आवश्यकताएं हो सकती है, देखिए यहाँ पर। तो आंसर 5th का पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला कौशल, रिकॉर्ड, पर्यवेक्षक विषय, लेबोरेटरी स्किल्स, रिकॉर्ड, सुपरवाइजर टॉपिक। तो देखिए लेबोरेटरी स्किल्स जो है ना, ये साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए सुपरवाइजर चाहिए, टॉपिक भी चाहिए आपको, क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला भी होना चाहिए, आलोचनात्मक विश्लेषण करने वाला होना चाहिए, और पेशेंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो लेबोरेटरी स्किल है पहले का ऑप्शन, वो साइंस के लिए है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, है ना, यहाँ पे लिखे अभिलेखाकार, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता रिसर्च के लिए, है ना। सुपरवाइजर गुड टेम्परामेंट, प्री कंसीव्ड नोटेशन, पूर्व कल्पित धारणाएं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं उतना। मेन ये वाली स्टेटमेंट देखिए बी स्टेटमेंट, हमें क्या क्या चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, पर्यवेक्षक चाहिए, टॉपिक चाहिए रहता है, क्रिटिकल एनालिसिस करने, आलोचनात्मक विश्लेषण करने की स्किल होनी चाहिए, और साथ ही साथ पेशेंस तो होना ही चाहिए। तो ये सभी तीनों के लिए ये सूट करता है, समझ लीजिए, है ना। कि साइंस हो, कि सोशल साइंस हो, कि ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट हो, तो ऑप्शन जो सेकंड है बी, उस सभी के लिए परफेक्ट है, पूर्व आवश्यकताएं हैं, ठीक। तो आंसर क्या होगा 5 का बी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अनुसंधान ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन हु हैज स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो अनुसंधान पद्धति का जो अध्ययन किया हो, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, होल्ड्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री हो उसके पास, और सोचने और तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, और एक मेहनती कार्यकर्ता हार्ड वर्कर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस चारों स्टेटमेंट को देखेंगे तो सबसे इसका जो बेस्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, फर्स्ट वाला, कि हैज स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो जो अब देखे होंगे, जब कभी आप पीएचडी करने जाते हैं, रिसर्च करना जब स्टार्ट होता है आपका, तो आपको कोर्स वर्क कराया जाता है, और जब उस कोर्स वर्क में ना रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्लास करवाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कहीं से भी पीएचडी करें, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, हर एक जगह कोर्स वर्क में ना रिसर्च मेथोडोलॉजी को जरूर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इसी में हर एक चीज़ के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि किस टाइप का रिसर्च है। रिसर्च में अलग अलग टाइप्स होते हैं, और सबका अलग अलग प्रोसेस होता है ना, हाइपोथेसिस, इन सब चीज़ों को रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे लिए इन चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनुसंधान ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का अध्ययन किया हो। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हार्ड वर्क बहुत टाइप के होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना भी रिसर्च में जरूरी नहीं है, थिंकिंग तो होना चाहिए, बट बेस्ट ऑप्शन इसका क्या है, हैज स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो 6 का ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ थीसिस। अभी हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्टिव को कहाँ लिखना है, उद्देश्यों को कहाँ लिखना है, चैप्टर फर्स्ट में लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही स्टेटमेंट है। रिसर्चर मस्ट पॉसेस एनालिटिकल एबिलिटी। तो शोधकर्ता के पास विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर शोधकर्ता के पास एनालिटिकल एबिलिटी है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। तो वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात है, जब कभी आप रिसर्च करने स्टार्ट करेंगे तो जो बार बार परिवर्तन होते रहता है, चाहे वेरिएबल्स हो, टेम्परेचर्स हो, अलग अलग चीज़ें हैं ना जो चेंज होते रहता है, वही सबसे बड़ा समस्या होता है। किनके लिए, रिसर्चर्स के लिए। तो तीनों स्टेटमेंट रिसर्च से संबंधित है, तीनों स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। मैं बता दूं, परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। तो जो प्रॉब्लम जब आप रिसर्च करेंगे तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिलेगा, उसकी सबसे बड़ा क्या चीज़ है, रीज़न, चेंजेस। क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस होते रहता है, इसी के आधार पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है रिसर्च करने में। तो तीनों स्टेटमेंट रिसर्च से संबंधित है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 7 का आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य है। देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ द रिसर्च मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले देखिए मुख्य कार्य है लिखा है ना, प्रॉब्लम नहीं, मुख्य कार्य है, ठीक है। मेन टास्क कौन सा, आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य है। तो ज्ञान में प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखना, सही स्टेटमेंट है। नई चीजों की खोज करना भी सही स्टेटमेंट है। पहले के लेखों का आलोचना लिखना, देखिए गलत स्टेटमेंट है। किसी भी समाज को, आधुनिक समाज को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसके साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा। ज्ञान की मतलब जैसे जैसे डेवलप होते जा रहा है हमारा देश, उसके साथ आपके नॉलेज को भी इंक्रीज करना है, तो ज्ञान और प्रगति के साथ तालमेल रखना, नई चीज़ों की खोज करना। और लास्ट देखिए निष्पक्षता के साथ जांच या स्रोतों की व्यवस्थित रूप से जांच और आलोचनात्मक विश्लेषण करना। तो जो भी हमारे पास सिस्टमेटिक एग्जामाइन एंड क्रिटिकली एनालिसिस इन्वेस्टिगेटर सोर्सेज विथ ऑब्जेक्टिविटी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लास्ट थर्ड स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पहले के लेखों पर आलोचना लिखना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है किसी भी चीज को, है ना। क्रिटिक करना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है, मुख्य कार्य नहीं है अनुसंधान का। अनुसंधान का मुख्य कार्य क्या है, ज्ञान की प्रगति के साथ तालमेल बैठाना है, मॉडर्न सोसाइटी के साथ, समाज के साथ नई चीजों का खोज करना है, और निष्पक्षता के साथ जांच, स्रोतों की व्यवस्थित रूप से जांच और आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ करेक्ट आंसर है। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट को ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अंतर विषयक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। अब देखिए, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, अनुसंधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लाना, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, टू रिड्यूस द एम्फेसाइज ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन, तो अनुसंधान में एक कल विषय के जोर को कम करना। अनुसंधान की समस्या को अधिक सरल बनाना, अनुसंधान पद्धति में एक नया चलन पैदा करना। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट इसका नहीं है। अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात करते हैं ना, तो उसका डेफिनेशन में ही होता है होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मतलब समग्र दृष्टिकोण से ही रिसर्च करना है, मतलब हर एक सब्जेक्ट को कनेक्ट करके आपको रिसर्च करना है, यही कहलाता है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोशल साइंस को कर रहे हैं तो आप साइंस का यूज नहीं करेंगे। अगर जहां कहीं भी आपको लगता है कि साइंस के टेक्निक का यूज करना है, आपको यूज कर सकते हैं, यही कहलाता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो इसका डेफिनेशन ही है, इस चीज को याद रखेंगे, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, तो समग्र दृष्टिकोण से रिसर्च करना ही क्या कहलाता है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो आंसर क्या है, आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, द डेप्थ ऑफ द एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाई, है ना। तो इसका आंसर क्या है, किससे लगाया जा सकता है, किसी भी, देखिए अब जब आपको कुछ भी एक रिसर्च पेपर दे दिया जाता है, आप सोचेंगे कि एक कितना अच्छा रिसर्च पेपर है, कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, है ना। उसके बाद टोटल एक्सपेंडेड, अब जितना खर्चा हुआ है इस पे, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिए हैं तो इसके आधार पर जितना खर्चा किए उसके अच्छा उतना ही अच्छा पेपर होगा, जरूरी नहीं है। बहुत कम खर्चे में भी बहुत अच्छा पेपर आ सकता है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, अनुसंधान की अवधि, एक रिसर्च पेपर 3 साल में किया गया है, एक रिसर्च को 1 साल में ही कर दिया गया, तो ऐसा नहीं कि जो 3 साल में जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वो बहुत अच्छा पेपर होगा, क्योंकि ये भी वो तो 5 दिन 10 दिन में भी रिसर्च हो सकता है। और इम्पैक्ट हम ड्यूरेशन के आधार पर नहीं बोल सकते कि जितना ज़्यादा समय तक कोई रिसर्च करेगा मतलब उतना ही अच्छा होगा, तो दोनों स्टेटमेंट तो गलत है ना। अनुसंधान के उद्देश्य स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है, बट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा लगाना है, मतलब इसमें क्या होगा इस पेपर में, इस चीज को समझने के लिए हमें टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर को ही पढ़ के हमें समझ में आ जाता है। जब हम टाइटल पढ़ते हैं उस रिसर्च का, है ना, ऑटोमेटिक हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड किया गया होगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, टाइटल ऑफ द रिसर्च, शोध का शीर्षक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। अब देखिए रिसर्च को बेसिक रिसर्च, अप्लाइड एक्सटर्नल रिसर्च भी होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च भी होता है, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होता है। तो ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर रिसर्च को क्लासीफाई करने की बात करते हैं ना, तो अलग अलग टाइप्स के आधार पर रिसर्च को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन के आधार पर हमें रिसर्च को क्लासीफाई करना है ना, तो इसमें आता है बेसिक रिसर्च, आपका अप्लाइड रिसर्च और आपका एक्सटर्नल रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर लॉजिक की बात करेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च।
उसके बाद है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस आप करते हैं ना, तो प्रोसेस वाला में आता है आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट अगर आप करते हैं, कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो इसमें आता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। तो इस आधार पे आपको देखा जाए तो हर रिसर्च बटा हुआ है, तो उस आधार पे आप, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच है एक, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच अगर देखेंगे तो इसमें आता है आपका डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च, इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन में बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्सटर्नल रिसर्च। लॉजिक के बेस पे डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च। प्रोसेस के बेस पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। कॉन्सेप्ट के बेस पे कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल रिसर्च। और अप्रोच के आधार पे देखोगे तो डिस्ट्रक्टिव और एनालिटिकल रिसर्च के अलग अलग इस प्रकार से टाइप्स हैं। तो लेकिन देखा जाए तो सभी के सभी क्लासिफिकेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा 11 का? ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। 12 चलते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च इंपेरिकल भी होता है, थ्योरेटिकल भी होता है और एक्सपेरिमेंटल भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रयोगात्मक भी होता है, सैद्धांतिक भी होता है और अनुभव जन्य भी होता है। इसका आंसर क्या है? 12 का आंसर क्या है? डी। किसी शोध निष्कर्ष की प्रामाणिकता यह है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग इट इज। तो ऑथेंटिसिटी का सिंपल सा मीनिंग यही है ना, कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। ऑथेंटिसिटी मतलब वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। ऑथेंटिसिटी को लेकर के वस्तुनिष्ठता की बात हम करते हैं, ठीक है। इस चीज को भी याद आप रखेंगे। मौलिक अनुसंधान निम्नलिखित में से किसकी क्षमता को दर्शाता है? निम्नलिखित की क्षमता को दर्शाता है। तो फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी। तो फंडामेंटल रिसर्च का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसी को पूछा गया यहाँ पर, है ना। सिंथेसाइज न्यू आइडियाज, गलत। नया आइडिया को ढूंढना ये नहीं है फंडामेंटल रिसर्च। एक्सपॉन्ड न्यू प्रिंसिपल्स, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। अनुसंधान से संबंधित मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करना, ये तो क्रिटिकल एनालिटिकल रिसर्च हो जाएगा, है ना। विभिन्न विषयों के संबंध में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना। स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिकॉर्डिंग वेरियस और टॉपिक्स, बस स्टडी करना नहीं है। फंडामेंटल रिसर्च का मेन मोटिव क्या है? ऑप्शन बी, एक्सपॉन्ड न्यू प्रिंसिपल्स। तो नए सिद्धांतों की व्याख्या करना फंडामेंटल रिसर्च का मुख्य क्षमता को दर्शाता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। तो 14 का आंसर क्या है? 14 का आंसर बी, फंडामेंटल रिसर्च मतलब आपको जो भी लिटरेचर सर्वे है उसको पढ़ना है, उसके आधार पर नई व्याख्या करना है, नए सिद्धांत देने हैं, न्यू प्रिंसिपल्स देना है, ये कहलाता है फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। अगला, वह अध्ययन जिसमें जांचकर्ता किसी प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करते हैं उसे कहा जाता है। द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज ए, उसको क्या बोला जाता है? वह अध्ययन जिसमें जांच करता किसी प्रभाव का पता लगाने के लिए, मतलब अगर कुछ घटना हो चुकी है उसके बाद उसके प्रभावों को पता लगाने का जो रिसर्च किया जाता है उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इस चीज को भी याद रखेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगर मान लो अभी घटना हो जाता है, फिर इसके बाद इसमें जो भी जांच होती है उसके प्रभाव को पता लगाने की तरीका देखा जाता है, रिसर्च किया जाता है कि कितने लोगों को इसका इफेक्ट हुआ है। तीन सब चीजों को घटना होने के बाद का अध्ययन के जो बात करते हैं हम लोग ना, वो कहलाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर 15 का भी क्या होगा? आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध है। देखिए, the research that applies to the laws at the time of the field study to draw more and more clear ideas about the problem। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है, तो उस टाइम पे जो रिसर्च किया जाता है उस फील्ड में, है ना, जहाँ पे भी हम लोग गए हैं वहाँ पे कुछ हम अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो रिसर्च किया जाता है उसको बोलते हैं एप्लाइड रिसर्च। याद रखेंगे, अनुप्रयुक्त अनुसंधान कहा जाता है। तो किसी भी समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध, मतलब अगर आपको किसी कहीं पर कुछ समस्याएं हैं उसके लिए आप किस कानून को लागू करना चाहते हैं, है ना, कुछ नियम लाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पता करेंगे कि इस कानून को लागू करने के लिए कितने लोगों को प्रभावित होगा, क्या होगा, हर एक चीज का अध्ययन जब किया जाता है ना किसी समस्या को लेकर के, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड का मीनिंग ये हमें अप्लाई करवाना है उस समाज में ताकि उनकी समस्याएं समाधान हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है मैंने बता दिया, अप्लाइड रिसर्च, ठीक।
अगला है शोध हमेशा होता है। रिसर्च इज ऑलवेज, रिसर्च कैसा होगा? वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, पुराने ज्ञान का सत्यापन करना। सिंपल सी बात है, जो कुछ पहले खोजा जा चुका है उसके बारे में जब स्टडी हम करते हैं, जब रिसर्च करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हम चेंज भी करते हैं। जो पहले हुआ था वो गलत भी हो सकता है, फिर सही भी हो सकता है। तो पुराने ज्ञान का सत्यापन करना। दूसरा एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, और नए ज्ञान की भी खोज होती है रिसर्च में। पुराने ज्ञान को भी हम चेक कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं, साथ में नए ज्ञान है, नए चीज़ों को, नए नॉलेज को भी हम खोज करते हैं। फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, और ज्ञान के बीच के अंतर को भी भरा जाता है। अगर कोई चीज़ें छूटी हुई है, कोई भी काम, कुछ भी रिसर्च हुआ है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर कुछ चीज़ें उसमें छूट गई है तो उसको हम फिल कर देते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो रिसर्च हमेशा तीनों स्टेटमेंट होता है, उसमें तीनों चीज़ें होती है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 17 का डी। अगला चलते हैं एक्शन रिसर्च के बारे में। क्रियात्मक अनुसंधान काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च क्या होता है? अप्लाई एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च तो नहीं होगा, क्योंकि तो डिफरेंट है। अप्लाइड रिसर्च अलग है। अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करना है, ये अप्लाइड रिसर्च है। लेकिन इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए हमें, इमीडिएट प्रॉब्लम है, मतलब तत्काल में उस समस्याओं का समाधान निकालना है ना, तो उसके लिए हमें किया जाता है एक्शन रिसर्च। याद रखेंगे, अप्लाइड में प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, लेकिन इमीडिएट तत्काल प्रभाव से हमें उस समस्याओं का समाधान निकालना है, तो उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। तो आंसर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, सिमुलेटिव रिसर्च तो हो ही नहीं सकते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च के लिए आंसर क्या हमारा? बी, तत्कालिक समस्याओं का समाधान के लिए किया गया शोध। हेर फेर हमेशा इसका एक हिस्सा है। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ। अब देखिए मैनिपुलेशन किस में हो सकता है? हेर फेर मतलब थोड़ा डाटा को चेंज कर देना है, कुछ भी है ना, ये सब चीज़ों को किस में पॉसिबल है? हिस्टोरिकल रिसर्च में तो पॉसिबल है नहीं, हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है उसको हम हेर फेर नहीं कर सकते। फंडामेंटल रिसर्च को भी नहीं कर सकते, क्योंकि नए सिद्धांत देना है हमें, तो हम जो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स उसके आधार पे ही होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बस क्या करना है, कहीं पर जाना है, किसी समाज में गए, वहाँ पर जो जो समस्याएं थी उसका आप डिस्क्रिप्टिव है, मतलब आपको सिर्फ जो जो आपने देखा उसको लिख कर लाना ही क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। ये सब में हेर फेर नहीं कर सकते। कर किस में सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर आप टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस था, उसको 26 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, तो यहीं पर हेरफेर हो गया। कुछ एरर है मशीन में, 0.30 ऐसा कुछ आ रहा है, आप उसको 0.31 लिख दिए, तो भी यहाँ पर भी हेरफेर हो गया। तो मैनिपुलेशन किस में पॉसिबल है? प्रायोगिक अनुसंधान में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है ना। हेर फेर हमेशा इसका एक हिस्सा है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में थोड़ा बहुत चेंजेस हो ही जाता है, मैनिपुलेशन हो ही जाता है, जबकि इन सब तीनों में मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला चलते हैं, वह शोध जो अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करता है कहलाता है। द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पास्ट को हमें रखते हुए है ना, अपने अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की अगर हम खोज करेंगे तो क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल रिसर्च ही बोलने वाले। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब ही पता है ना, ऐतिहासिक शोध, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके आधार पर नए खोजों की ओर बढ़ते हैं हम, वो कहलाता है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, तो 20 का आंसर होगा डी, सॉरी बी, हिस्टोरिकल रिसर्च। चलते हैं 21। निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी से वर्गीकृत किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ द डेवलपमेंट रिसर्च। तो डेवलपमेंट रिसर्च की कैटेगरी में किसे क्लासीफाई किया गया है? तो फिलोसॉफिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आंसर 21 का आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है, सी इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फिलोसॉफिकल रिसर्च, निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक अनुसंधान ना, डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए। दार्शनिक जो फिलोसॉफिकल रिसर्च है वो किसी भी दार्शनिक के दिए हुए सिद्धांत के बारे में हमें बताया जाता है। क्रियात्मक में एक्शन रिसर्च है, ये जो समस्या का समाधान हमें उसी टाइम निकालना है, इमीडिएट सॉल्यूशन निकाल दिए, वो रिसर्च खत्म हो गया। लेकिन जो वर्णनात्मक शोध है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं और उसके आधार पर हमें विकास के कार्यक्रम है ना, विकास की थ्रू योजनाओं का संचालन किया जाता है। समझिए इसको। फिलोसॉफिकल रिसर्च किसी भी दार्शनिक के द्वारा जो दिया हुआ सिद्धांत है उसको हम पढ़ते हैं उसमें, तो नॉर्मल हो गया। एक्शन रिसर्च में कुछ भी समस्याएं थी उसको हम सॉल्व कर दिए इमीडिएट प्रॉब्लम में, वो रिसर्च हो गया। लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास मतलब आगे के लिए सोच करके हमें करना है, तो वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये पॉसिबल है। क्योंकि जब हम कहीं पर जा करके समाज में सर्वे करके उनके बारे में पूरा डिस्क्राइब करके लिख देंगे है ना, कोई भी आप समाज में गए, वहाँ के रहन सहन, उनके जीवन यापन के हर एक चीज़ों को आपने लिखा, तो उसके आधार पर सरकार को योजनाएं बनाने में आसानी होगी। जब तक हम
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू, क्योंकि उसके आधार पर समाज फिर उन लोगों के लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं करेंगी, योजनाएं बनाएंगी। तो विकासात्मक अनुसंधान किसका एक पार्ट हो सकता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हो सकता है। ठीक है, 21 का सी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन होता है, इसमें ऑल ऑफ द एबो भी दे दिया गया है, तो इसमें हम टिक लगा सकते हैं ना। तो इस टाइप प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो 21 का हो जाएगा सी। अगला चलते हैं रिसर्च। रिसर्च इज, शोध क्या है? तो किसी भी समस्या का फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो आंसर क्या है? कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आता है ना तो साइंटिफिक वे, सिस्टमेटिक वे, इन सब चीज़ें ही रिसर्च कहलाता है। तो ना, तो आंसर रिसर्च इज ए वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। सर्चिंग अगेन एंड अगेन भी एक रिसर्च हो सकता है, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम ये भी एक रिसर्च है। बट यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में अगर देखा जाए ना तो 22 का सी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे इन रिसर्च फॉर ट्रूथ। किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीकों से काम करना ही रिसर्च कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यदि शोधकर्ता यह पता लगाने के लिए शोध करता है कि कौन सी प्रशासनिक शैली संस्थागत प्रभावशीलता में अधिक योगदान देती है, तो यह इसका एक उदाहरण हो सकता है। इफ रिसर्चर्स कंडक्ट रिसर्च एंड फाइंडिंग आउट द विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स टू मोर इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि ऐसा रिसर्च करना कि कोई भी प्रशासनिक जो संस्थागत जो है ना, जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं जिससे हमें ऐसा चीज़ उसको हम क्या बोला जाए, बनाया जाए जिससे मैक्सिमम आउटपुट मिले, हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले, प्रभावशीलता उसकी बढ़ जाए। प्रशासनिक जो भी नियम शैली है प्रशासनिक की, है ना, किसके आधार पर क्या हो रहा है, कौन यहाँ पे बैठ रहा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत परिवर्तन करें तो किसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ये आंसर किसका होता है? आंसर अप्लाइड रिसर्च होता है। मैं पहले बोला हूँ अप्लाइड मतलब ये होता है अनुप्रयोग। तो किसी भी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जब आप रिसर्च करते हैं ना, ताकि उसका प्रभाव को हम सुधार सकें, कि उसमें बदलाव ला सकें, कि हमारा काम और अच्छे से हो, ये सब किसमें कहलाता है? अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर इन 23 में। क्लियर? इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेगा। तो अप्लाइड रिसर्च का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अप्लाइड रिसर्च कोई भी समस्याओं को लेकर के अलग अलग स्कूल में सर्वे करवाया जाता है कि किस आधार पे बच्चों का, है ना, IQ लेवल बढ़ाया जाए, कि बच्चों को कैसे समझाया जाए जिससे और अच्छे समझे। तो इस टाइप के रिसर्च जो होता है कि उनके मानसिक स्थिति को समझे, तो ये सब अप्लाइड रिसर्च में ही आता है। ठीक है, 24, एक प्रक्रिया के रूप में अनुसंधान के अर्थ का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश प्रासंगिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिसर्च इज ए प्रोसेस? तो सिंपल सी बात है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। देखिए सिस्टमेटिक एक्टिविटी तो होना चाहिए अनुसंधान में, ट्रायल एंड एरर भी होता है ना। आप जब तक परीक्षण और त्रुटि नहीं करेंगे रिसर्च नहीं होगा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, वस्तुनिष्ठ का अवलोकन करना मेन फोकस नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25, नियंत्रित समूह शर्त लागू की जाती है, तो कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन, याद रखेंगे 25 का सी, इस चीज को याद रखेंगे, कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशंस। क्योंकि जब तक हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें करते हैं ना, तो हमें थोड़ा कंट्रोल मैनर में करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल करके, क्योंकि एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, हेर फेर मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होता है, तो हमें कंट्रोल ग्रुप कंडीशन को अप्लाई करना पड़ता है, नियंत्रित समूह शर्त को। जैसे जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं ना, तो वहाँ पर कंडीशंस रहता है कि इस रूम का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए। तो जो भी कंट्रोल, जो मैनर में अगर हमें रिसर्च करने की बात कही जाएगी तो वो कहलाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सर्वे में कुछ नहीं है, सर्वे में आपको जाना है, सर्वे करके आ जाना है। हिस्टोरिकल रिसर्च में हिस्ट्री को पढ़ के आपको रिसर्च करना है। डिस्क्रिप्टिव में जो आपने देखा उसको डिस्क्राइब कर देना है। तो इसमें कंट्रोल नहीं चाहिए, नियंत्रित नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नियंत्रित अलग अलग कंडीशंस के साथ हमें रिसर्च करना पड़ता है, इसलिए 25 का आंसर इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है रिसर्च एप्टीट्यूड से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।